गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू कक्षा का थर्ड लेसन मानव विकास का फर्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं कि मानव विकास क्या है। 60 वर्ष पूर्व रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाती। उसने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की। विवाह के फौरन बाद जब वह विधवा हुई तो वह अपने ससुराल पर निर्भर हो गई। वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई और उसे उपेक्षा झेलनी पड़ी। उसके भाई ने दिल्ली की ओर प्रवास में सहायता की। उसने पहली बार बस और रेलगाड़ी से यात्रा की और दिल्ली जैसे विशाल नगर को देखा। कुछ दिनों बाद उसी नगर ने, जिसने अपनी इमारतों, सड़कों, उन्नति के अवसरों और सुविधाओं तथा सुख साधनों द्वारा उसे आकर्षित किया था, उसका मोह भंग कर दिया। नगर को अच्छी प्रकार देखने एवं समझने के बाद वह विरोधाभासों को समझने लगी। झुग्गी और गंदी बस्तियों के गुच्छ, ट्रैफिक जाम, भीड़, अपराध, निर्धनता, ट्रैफिक लाइटों पर छोटे छोटे बच्चों का भीख मांगना, फुटपाथ पर लोगों का सोना, प्रदूषित जल, वायु विकास का दूसरा चेहरा उजागर करते हैं। वह सोचा करती थी, क्या विकास और अल्प विकास में सह अस्तित्व पाया जाता है? क्या विकास जनसंख्या कुछ खंडों को अन्य खंडों की अपेक्षा अधिक सहायता करता है? क्या विकास संपन्न और विकास विपन्न पैदा करता है? आइए इन विरोधाभासों का परीक्षण करें और परिघटनाओं को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है कि जो लड़की शहर के सपने देख रही थी, शहर में जाकर रहने लगी, तो आरंभ में उसे शहर बहुत अच्छा लगा, यानी शहर का विकास अधिक हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसकी समझ में जब बात आई, शहर के अंदर जो कुछ उसने देखा, तो वहाँ पर विरोधाभास सामने आया कि जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, बड़े बड़े रेस्तरां थे, उसके साथ ही झुग्गी, गंदी बस्तियाँ, ट्रैफिक जाम, भीड़, अपराध, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं शहर में दिखाई दे रही थी। तो यहाँ पर विकास में विरोधाभास की जो कहानी है वो हमें दिखाई दे रही है। इस कहानी में उल्लेखित हमारे समय के सभी विरोधाभासों में से विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अल्पावधि में कुछ प्रदेशों और व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने पर पारिस्थितिक निम्नीकरण के साथ उनके लोगों के लिए गरीबी और कुपोषण लाता है। क्या विकास वर्ग पक्षपाती है? प्रत्येक रूप में ऐसा माना जाता है कि विकास स्वतंत्रता है, जिसका संबंध प्राय आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिक सक्षम परिवहन और संचार जाल, वृत्त शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधा, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय एवं सरकार अपने निष्पादन और विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा गम्यता के संदर्भ में मापते हैं, किंतु ये विकास का आंशिक और एक तरफा दृश्य हो सकता है। इसे प्राय विकास का पश्चिम अथवा यूरोप केंद्रित विचार कहा जाता है। भारत जैसे उत्तर उपनिवेशी देश के लिए उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमानता इत्यादि विकास का दूसरा चेहरा दर्शाते हैं। इस प्रकार भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं, वंचनाओं को मिला जुला थैला है। यहाँ महानगरीय केंद्रों और अन्य विकसित अंतर्वेशों जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ इनकी जनसंख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र और गंदी बस्तियां हैं, जिनमें पेयजल, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं, अवसंरचनाओं इसकी अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए तो स्थिति और अधिक चिंताजनक होती है। ये एक सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों और गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड इन सब में सबसे ज़्यादा कष्टभोगी है। यह भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश की सापेक्षिक के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं भी बदतर हुई हैं। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित, निर्धनतापूर्ण और अमानवीय दशाओं में जीवन जीने को विकास है।
तो भारत के संदर्भ में जब हम विकास को देखते हैं तो यहाँ पर ये बात सामने आती है कि भारत के अंदर जो विकास है कुछ वर्गों तक सीमित है। कुछ वर्ग के जो लोग हैं वो विकास का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अधिकांश जो वर्ग हैं भारत के, निम्न वर्ग के जो लोग हैं, गरीबी से पीड़ित हैं, उनमें विकास के लिए कोई स्थान नहीं है। विकास उनके लिए समस्या लेकर आया है। जैसे कि शहरों में विकास हुआ, लेकिन वहाँ जो गंदी बस्तियाँ हैं, अच्छा पेयजल नहीं है, बिजली की सुविधाएं नहीं हैं उन बस्तियों के अंदर, तो उनके लिए विकास के कोई मायने नहीं है। विकास का एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष भी है, जिसका निम्नतर मानवीय दशाओं में सीधा संबंध है। इसका संबंध पर्यावरणीय प्रदूषण से है, जो पारिस्थितिक संकट का कारक है। वायु, मृदा, जल और ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारे साझा संसाधनों की त्रासदी का कारण बने हैं, अपितु हमारे समाज के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गए हैं। परिणाम स्वरूप निर्धनों में सामर्थ्य की गिरावट के लिए 3 अंतर संबंध प्रक्रियाएं कार्यरत है। पहली है सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्बल होते सामाजिक बंधनों के कारण। पर्यावरणीय सामर्थ्य में कमी कभी प्रदूषण के कारण। व्यक्तिगत सामर्थ्य में कमी बढ़ती बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण। अंततः उनके जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि विकास जो हम करते हैं, यानी आधुनिकीकरण के रास्ते पर चलते हैं, तो हम उद्योग लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम भी है जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता जा रहा है। जैसे कि नदियों में गंदा जल डाला जा रहा है या फिर केमिकल युक्त जल डाला जा रहा है। इंडस्ट्री का जो धुआं है वो हमारी वायु को प्रदूषित कर रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास के साथ साथ हमें विकास के जो दुष्परिणाम है उसको भी झेलना पड़ रहा है। उपयुक्त अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। इसके विपरीत इसे व्यापक रूप से सामाजिक वितरक अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास में गिरावट, पारिस्थितिक संकट और सामाजिक अशांति का कारण माना जा रहा है। क्या विकास इन संकटों की उत्पत्ति, प्रबल और स्थिरीकरण? इस प्रकार ये सोचा गया है कि मानव विकास के मुद्दे को विकास की प्रचलित प्रणाली, जो पश्चिमी धारणा है, जो मानव विकास प्रादेशिक विषमता और पर्यावरणीय संकट सहित सभी रोगों का उपचार मानती है, के विपरीत अलग से उठाए जाएं। पहले भी अनेक बार विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की। तब से ये संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है। ये रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है, वह इसके सूचकों में संशोधन और परिवर्तन लाती है, अपितु परिकलित स्कोरों के आधार पर विश्व के देशों का कोटिक्रम भी बनाती है। 1993 ईस्वी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखित करता है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास को लोगों के बीच रखकर, जैसा कि पहले होता था। आप मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक पुस्तक में, अपनी पाठ्य पुस्तक में, इन संकल्पनाओं, सूचकों और मानव विकास के उपागमों तथा सूचकांक के परिकलन की विधियों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए इस अध्याय में हम भारत पर इन संकल्पनाओं और सूचकों के अनुप्रयोजन को समझें। भारत में मानव विकास। 120 करोड़ से अधिक जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 189 देशों में 130 के कोटिक्रम पर है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संयुक्त मूल्य 0.640 के साथ भारत मानव विकास दर्शाने वाले देशों की श्रेणी में आता है। जहां भारत और कुछ अन्य देशों के मानव विकास सूचकांक मूल्य दिए हुए हैं, तो यहाँ पर नंबर 1 श्रेणी पर है नॉर्वे। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का मानव विकास सूचकांक में कोटिक्रम क्या है। वो 189 देशों में 130वां स्थान है, और HDI के अनुसार जो सूचकांक है इसका वैल्यू है वो 0.640 है। यहाँ पर देखिए जो नॉर्वे
नंबर 1 श्रेणी पर है। उसके बाद जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये इनकी श्रेणी दी हुई है नीचे। इसके साथ ही भारत का 130 पर है और नीचे पाकिस्तान 150वें नंबर पर है, बांग्लादेश 136वें रैंक पर है। तो ये मानव विकास सूचकांक की श्रेणी है, रिपोर्ट है। मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना गंभीर चिंता का विषय है, किंतु उपागम और राज्यों, देशों के सूचकांक मूल्यों के परिकलन के लिए चुने गए सूचकों और उनके कोटि क्रम निर्धारण पर कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नव साम्राज्यवाद जैसे ऐतिहासिक कारकों, मानव अधिकार उल्लंघन, प्रजाति, धर्म, लिंग और जाति के आधार पर सामाजिक भेदभाव जैसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक, अपराध, आतंकवाद और युद्ध जैसी सामाजिक समस्याएं और राज्य की प्रकृति, सरकार का स्वरूप, सशक्तिकरण का स्तर जैसे राजनीतिक कारकों के प्रति संवेदनशीलता का अभाव जैसे कुछ कारक हैं जो मानव विकास की प्रकृति के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भारत और अन्य विकासशील देशों के संबंध में इन पक्षों का विशेष महत्व है। यूएनडीपी द्वारा चुने गए सूचकों का प्रयोग करते हुए भारत के योजना आयोग ने भी भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विश्लेषण की इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। तदंतर जिलों को विश्लेषण की इकाई मानते हुए प्रत्येक राज्य सरकार ने भी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना आरंभ कर दिया। यद्यपि भारत के योजना आयोग ने अंतिम मानव विकास सूचकांक का परिकलन, जिसके बारे में आप पहले ही अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में पढ़ चुके हैं, उन 3 सूचकों के आधार पर किया। तथापि इस रिपोर्ट में आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण, न्याय, अभिगम्यता, स्वास्थ्य और राज्य द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों जैसे सूचकों की भी चर्चा की गई है। कुछ महत्वपूर्ण सूचकों की निम्नलिखित पृष्ठों में विवेचना की गई है। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक समृद्ध संसाधन आधार और इन संसाधनों तक सभी, विशेष रूप से निर्धन, पद दलित और हाशिए पर छोड़ दिए गए लोगों की पहुंच, उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की कुंजी है। सकल घरेलू उत्पादन और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार, अक्षय निधि का माप माना जाता है। आर्थिक उपलब्धि और लोगों की भलाई आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर और परिसंपत्तियों तक पहुंच पर निर्भर करती है। विगत वर्षों में भारत में प्रति व्यक्ति आय और उपभोग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या के अनुपात में लगातार गिरावट आई है। वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में 25.7%, शहरी क्षेत्रों में 13.7% और पूरे देश में 21.9% के रूप में अनुमानित किया गया। ये 1 नंबर क्वेश्चन आप नोट करने हैं कि वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत भारत में क्या था। गरीबी के आंकड़े दर्शाते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा और दादर एवं नगर हवेली में उनकी 30% से अधिक जनसंख्या गरीबी से नीचे जा रही है। गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में उनकी जनसंख्या का 10 से 20% गरीबी रेखा से नीचे है। इसी तरह जो दूसरे और राज्य हैं जैसे आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, हिमाचल, केरल, पंजाब, यहाँ पर 10% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। निरपेक्ष रूप से ये वह व्यक्ति की सतत, स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीने के लिए आवश्यक ज़रूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को प्रतिबिंबित करती है। किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, उस देश की जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करता। कुछ अन्य कारक जैसे आवास, सार्वजनिक परिवहन, हवा की गुणवत्ता और पीने के पानी की पहुंच भी जीवन स्तर के मानक का निर्धारण करती है। बिना रोजगार के आर्थिक वृद्धि और अनियंत्रित बेरोजगार भारत में गरीबी की अधिक होने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। यहाँ देखिए एक तालिका दी हुई है कि 1999 और 2000 के आंकड़े हैं ये कि राज्यवार गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है।
ये भारत के राज्यों का प्रतिशत दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में 9.20, अरुणाचल प्रदेश में 34.67, सबसे अधिक गरीबी थी उस समय। इसका छत्तीसगढ़ में 39.93। तो इस तालिका में हम ये देखेंगे कि सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में थी, सबसे कम किस में है इस तालिका में। इसके बाद स्वास्थ्य जीवन के सूचक, रोग और पीड़ा से मुक्त जीवन और यथोचित दीर्घायु एक स्वस्थ जीवन के सूचक हैं जो किसी भी प्रदेश के विकास को दर्शाता है, विकास का सूचक है। तो पहला तो हो गया कि लोगों की प्रति व्यक्ति आय जो मानव विकास के सूचक को दर्शाता है। दूसरा हो गया स्वस्थ जीवन, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी है। तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य सुविधाओं के अंदर हम सबसे अधिक ये देखते हैं कि वहाँ की जो आयु है, लोगों की औसत आयु है वो कितनी है, जीवन जीने की आयु कितनी है। शिशु मृत्यता और माताओं में प्रजननोत्तर मृत्यु दर को घटाने के उद्देश्य से पूर्व और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, वृद्धों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं, पर्याप्त पोषण और व्यक्तियों की सुरक्षा एवं स्वस्थ जीवन के कुछ महत्वपूर्ण माप है। यहाँ भारत में साक्षरता दर की तालिका दी हुई है कि भारत में साक्षरता क्या है। कुल साक्षरता भारत की 74.4% और महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। इसके बाद राज्यवार साक्षरता दर दी हुई है, इस तालिका में देख सकते हैं आप। और सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक विकास मुक्ति है, भूख, गरीबी, दासता, बंधुआकरण, अज्ञानता, निरक्षरता और किसी की अन्य प्रकार की प्रबलता से मुक्ति मानव विकास की कुंजी है। वास्तविक अर्थों में मुक्ति तभी संभव है जब लोग समाज में अपने सामर्थ्य और विकल्पों के प्रयोग के लिए सशक्त हो और प्रतिभागिता करें। समाज और पर्यावरण के बारे में ज्ञान तक पहुंच ही मुक्ति का मूल आधार है। ज्ञान और मुक्ति का रास्ता साक्षरता से होकर जाता है। तो इस तरह साक्षरता भी एक मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में साक्षरों का प्रतिशत दर्शाती जो उपरोक्त तालिका है उसमें भारत में कुल साक्षरता लगभग 74.04% है, महिलाओं की 65.46% है। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में कुल साक्षरता और महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से ऊंची है। भारत के अन्य राज्यों में साक्षरता दर में व्यापक प्रादेशिक असमानता पाई जाती है। यहाँ बिहार जैसे राज्य भी है जहाँ बहुत कम 63.82% साक्षरता है, और केरल और मिजोरम जैसे राज्य भी हैं जिनमें साक्षरता दर क्रम से 93.09% और 91.58% है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मानव विकास सूचकांक जो रिपोर्ट है वो किस आधार पर तैयार की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे भारत में मानव विकास सूचकांक क्या है, इसके साथ ही जनसंख्या, पर्यावरण, विकास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।